ठीक है। हेलो सर 2-3 मिनट इंतजार कर लेते हैं, 8-10 शुरू ठीक है, कर देते 8 हैं। 10 मिनट 10 मिनट करते हैं, 10 मिनट। जी सरीज में अगर अपना ये रफी शान साहब भी आ गए, बस ठीक है। मैं ख्याल बिस्मिल्लाह करें जी, मैं ख्याल 8-10 हो गए हैं। ठीक है रबी, शुरू करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी रफी साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाइए। ठीक है सर, खैरियत है सर। भाई जी आप ही का इंतजार कर रहे थे, तो आप आ गए तो काम शुरू हो गया, बस और क्या है, बस सर शुरू हो हाजिर है सर, हाजिर है सर, गया। जबरदस्त जबरदस्त। हाजिर नहीं है जी, सर। अल्लाह के पाक हम शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एआई फॉर गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। और थोड़ी सी बात एआई पे करेंगे और फिर कोई गुड गवर्नेंस पे करेंगे और चीज़ों को करेंगे। मैं ज़रा एक थोड़ा सा कोई इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। ये ज़रा मेरी स्क्रीन शेयर अलाउ करेंगे ज़रा नफीस? जी बिल्कुल सर, मैं चेक स्क्रीन शेयर अलाउ कर दें। अब सर अगेन आप कीजिएगा, भला होगा जी आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? नफीस जी सर आ रही। ओके राइट जी, राइट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, पैनलिस्ट जो तशरीफ लाए और जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे। ये मैं थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपोजर था लाइफ में डाटा और गवर्नेंस के साथ। मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है कि मैं नादरा का पहला ग्रेड 17 ऑफिसर हूँ
और मुझे अभी तक याद है, छोटा सा ऑफिस था उसका, 1973 में उसका नाम रखा गया था नेशनल इंश्योरेंस अथॉरिटी। उसमें 3 अफसर उन्होंने मांगे थे। उस पर इंटीरियर ने एक ग्रेड 19 किए, एक 18 किए और एक मेरे का 17 में। तो मैं बाई चॉइस गया था, मुझे बहुत दोस्तों ने मना किया, मैं नहीं मैं तो जाऊँगा। तो मेरा ख्याल है मैं उन तीनों में से ओनली लिविंग पर्सन, दोनों का इंतकाल हो चुका है और दोनों की बड़ी कंट्रीब्यूशन। एक रशीद साहब थे जो CSO कराची में होते थे, वो चीफ लाए थे 1988 में, वो जीनियस पर्सन। और ये जो कुछ भी आप आज ID कार्ड के नंबरिंग स्कीम वाला देखते हैं, उन्होंने इस पे काम किया। तो आई वर्क अंडर हिम काफी अर्सा। दूसरे मोहम्मद खान साहब थे हमारे, जो सीनियर थे मेरे, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे इस काम में। मैं एसोसिएटेड रहा टेक्नोलॉजी के साथ, गुड गवर्नर के साथ बेशुमार जगहों पे अपने पूरे करियर के अंदर। लेकिन जहां मुझे तीनों जगह पे बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला, एक तो ये एयरपोर्ट का, जिसको आप इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इसको बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड से हमने डिज़ाइन किया था FIA में। ये जो मशीनेबल पासपोर्ट सिस्टम है, इसमें जो पहली कमेटी बनी थी उसके अंदर में हमने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया, जिसने सारा ये निज़ाम डिज़ाइन किया। और एक FIA सिस्टम था FIA का। तो इन तीनों बताने का मकसद ये था कि मेरा एक्सपोजर रहा टेक्नोलॉजी के अलावा डाटा के साथ। जो डाटा के बारे में मेरी परसेप्शन है वो ये है कि इफ़ यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग यू कांट फिक्स इट। तो बेसिक रूल यही है कि आप डाटा को मेजर करें। अब वो मेजर करने के अंदर बहुत इदारे बने, स्टैटिस्टिक्स डिवीजन बने और बहुत गवर्नमेंट के इदारे बने, इसके अंदर रिपोर्ट्स आई। और लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो पुराने ज़माने के सिस्टम थे 70s 80s के, वो बड़ी उसमें मेहनत थी लोगों की। लेकिन बाद में या मशीनें ज़्यादा आ गई, क्या हुआ, अभी ये चीज़ें आती हैं उसके ऊपर में सोचना पड़ेगा कि डाटा रिलायबिलिटी कितनी है हमारी इसके ऊपर। कहते हैं अगर कोई भी डाटा डिजिटल इज वेरी हार्ड टू किल, और ये फोरेंसिक्स का बेसिक असूल है। डॉक्टर रफी शाह साहब इस बात को बेसिक बेहतर समझते हैं। फिर पहले हम स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करते थे कि जी ये डाटाबेस है, ये एक्सेल शीट है, ये है, वो है। अब हर तरफ से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आ रहा है, हमारे सेल फोनों से, हमारे एयर कंडीशनर से, हमारे सेंसर से, हर जगह से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आ रहा है। तो अब ये एक नया चैलेंज हमारे सामने आ गया डाटा के हवाले से, भाई ये इसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। और इसके ऊपर पॉलिसी लेवल पे बहुत काम होने की जरूरत है। इसके अंदर प्राइवेसी इश्यूज हैं, बहुत कुछ इसके अंदर इश्यूज हैं। इसके ऊपर हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट है मसला डाटा के हवाले से। और डाटा की अहमियत तो मैं ख्याल जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं मेरे से कहीं बेहतर समझते हैं। इट्स लाइक अ लाइफ लाइन। डाटा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचें कि आज से 10 साल पहले हम टैक्सी कैसे मंगाते थे, सड़कों पर खड़े होते थे रोकने के लिए। आज आप बैठे होते हैं तो 3 मिनट बाद गाड़ी बाहर खड़ी होती है आपकी आगे। डाटा ही है कि भाई उसको आपको उसको पता है, उसका आपको पता है, ये जितनी भी सब चीज चल रही है। अगेन इट्स अ टू एज वेपन, क्योंकि अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ में और आपका डाटा है तो ये आपको डैमेज भी कर सकता है। अमेरिका में HIPAA लॉ क्यों आया था कि मेडिकल सिस्टम जो थे वो लोग हैक होने शुरू हो गए थे। तो मुझे भी अब डर ये लगता है कि अब हम धीरे जा रहे हैं सब ऑटोमेशन की तरफ, तो उतनी ही तैयारियां हैकर भी पकड़ रहे होंगे। और बहुत लोग इस ग्रुप में है जो इस चीज़ों को मेरे से कहीं बेहतर समझते हैं कि वो भी इतना ही काम कर रहे हैं जितना हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, AI का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या है, इसको देखना पड़ेगा। आई थिंक इट्स गोज बियॉन्ड प्राइवेसी। जब आप हर चीज़ को, अगर आपने कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ और सब कुछ है, तो अब मुझे नहीं पता कि वो कहते हैं ना प्राइवेसी वो है जहाँ आपकी नाक खत्म होती है दूसरे की नाक शुरू होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी प्राइवेसी की, हमारी मूवमेंट की, इन सब चीज़ों की, तो इसको देखना पड़ेगा। और ये लास्ट भी हमारे वेबिनार में बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी, अरीब ने शुरू की थी डिस्कशन, और मैं चाहूँगा कि इस पर बात करें कि इसके एथिकल इशू जो इसके यूज है डाटा के वो क्या है इसके, क्योंकि ये हर आदमी के लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा सारा ये। अच्छा, ये जो इसकी AI की जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, अब ये रेडिकली चेंज कर रही हैं हमारी हर चीज़ को, बिल्कुल रेडिकली चेंज कर रही हैं। और ये प्रिडिक्टेड लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन कर रही हैं। लेकिन वो जो जॉब क्रिएशन है उसके लिए हमें कोई अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा मशीन लर्निंग के अंदर। और ये जितने भी NLPs हैं, जितने एल्गोरिथम्स हैं, जितने डाटा सेट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितने यूज केसेस हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी साइंस है। क्योंकि इसमें खतरा ये है कि लास्ट वेबिनार में भी एक केस बात उठी थी कि अगर ये सारे काम AI बेस्ड होंगे और IoT बेस्ड होंगे और सब, तो ये ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे। और वाकई लोगों का डर है
कि फिर तो लोग जो, लेकिन इससे ऐसी बात नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ इस बात का, यू कांट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, और ये इतनी लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन हो रही है, लेकिन उसके लिए वही बात है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को रिनोवेट करना पड़ेगा और नई चीज़ों को लेकर आगे आना पड़ेगा। ये जो ट्रांसफॉर्म डिसीजन मेकिंग है, दैट इफेक्ट्स दी सिटीजन बेसिक राइट एंड इंटरेस्ट। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कितने हमारे जो सिस्टम बनेंगे जो एआई बेस्ड होंगे, मशीन लर्निंग जो है वो कितनी अनबायस्ड है उसके ऊपर, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग अगर एआई के ऊपर चली गई तो फिर जाहिर है कि एआई तो कुछ नहीं है, मशीन राइटिंग कोड फॉर मशीन, तो उसको जैसी लर्निंग कराई गई है वो तो उससे ही लर्निंग करेगी। अब अगर वो लर्निंग कराने के एल्गोरिथम्स के अंदर उसमें बाइसेस आ गए हैं तो ये देखना पड़ेगा इसको। ये बहुत एकेडमिक डिस्कशंस है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मसले को टच करके आगे चलूँ, फिर मैं चाहूँगा कि जो पैनलिस्ट हैं हमारे वो इसके ऊपर डिटेल से बात भी करें। ये हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इंक्रीज कर देगा कि हम इन्वायरमेंट के साथ किस तरह, कुछ चीज़ों में पता ही नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हाथ लगाऊं तो क्या जरासीम मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह एआई बेस्ड हम सिस्टम पे जाएंगे, हेल्थ सिस्टम पे जाएंगे, तो कुछ चीज़ों के मादी नहीं होंगे, वो नए नए इशूज खड़े होने शुरू हो जाएंगे, फिर उसमें वो हमारे रवैये और सब चीज़ें आगे आ जाएगी उसके ऊपर। और जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बिकम्स एन इवन मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन राइट इशू। अब ये देखना पड़ेगा कि कुछ लोगों के पास 2G भी नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में, तो ये क्या ह्यूमन राइट इशू नहीं है कि हमने एक जगह बड़े शहरों के अंदर हमने सारे चीजें दे दी लोगों को, और ये तो वही वाली बात है कि एक जगह पानी साफ मिल रहा है, एक जगह मतलब साफ नहीं मिल रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सेसिबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, ये ग्रेजुअली जाके कहीं ह्यूमन राइट इशू ना बन जाए। और इसके लिए जो नए डिजिटल डिवाइड ना, पता लगे हम पुराने डिजिटल डिवाइड खत्म कर रहे हैं और नए डिजिटल डिवाइड पैदा कर रहे हैं। हमारा क्या फ्यूचर है एआई के हवाले से? ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर ये की ड्राइवर बनने जा रहा है। हमारे पैनल अजहर साहब हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं इसके ऊपर, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि जो पूरी ग्लोबल इकॉनमी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। देखिए, अगर हमारा ये ख्याल है कोविड की वजह से रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं अगर वेस्ट में रोज चीजों को देख रहा हूँ, कई वेबिनार्स कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वो इतनी रैपिडली अलाइन कर रहे हैं चीजों के साथ कि हमें भी उसी स्पीड को पे मैच करना पड़ेगा। हमें सिर्फ यही फिक्र है कि जॉब चली जाएगी लोगों की, लेकिन वो नए नए इनोवेशन चीजें लेकर आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फिगर्स हैं कि 40% तक जो वर्ल्ड जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं ये गिर जाएंगे, देखना पड़ेगा। हमारे टुडे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट और लिस्टेड कंपनीज हैं वो सस्टेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही आई के अंदर, और वी आर लेगिंग बिहाइंड। इवन मैं देखता हूँ दुबई और अबू धाबी के अंदर पूरी पूरी मिनिस्ट्रीज बन गई, मिनिस्ट्री ऑफ एआई बन गई है, उनका मिनिस्टर नाम आ रहा है, आप जाके चेक करें, वो कहते हैं मिनिस्टर ऑफ एआई है। तो हमारे यहाँ कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये हमारी जो हमारी लिस्टेड कंपनी है, जिस चीजें लोग इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। जब एआई को रिकग्नाइज कर लिया गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव इसमें पोटेंशियल है इसके अंदर, तो हमारी जो बिजनेस कंपनी है अब उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और वो नेचुरली वो एक अच्छा साइन है जो मैं देखता हूँ कि वो अब एआई के प्रोसेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने पूरे निज़ाम के साथ। लेकिन गवर्नेंस के अंदर एआई का क्या इस्तेमाल है, आज का हमारा कोर टॉपिक वही है। हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्रिमिनल जस्टिस में, इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक में, उसके लिए कितने तैयार हैं। देखिए, यहाँ मैं जो यूथ बैठी है इसके अंदर, मैं जरूर उनको बताना चाहूंगा, शायद मेरा आज के शौक हो गया यूथ को नई चीजें बताना। 73 में हमारा एजीडी बन गया था, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि भाई इतने बुरे नहीं थे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, वो एजीडी क्यों आगे नहीं गया, जिसकी जो एनआईटीबी नई फॉर्म है आजकल, तो वो क्यों 73 से चला और 50 साल हो गए इस बात को, तो क्यों क्या हुआ। उसके कई दफा डाटा सेंटर्स बने फ्रेंडली स्पीकिंग, और उनके डब्बे तक नहीं खुले वो सारे। आई डोंट नो ये क्या हुआ है हमारे साथ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता है। ये जो एआई है, ये स्मार्ट होम, जो स्मार्ट सिटीज के जो ग्रोइंग ट्रेंड आ गया है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं रोक सकते इसको। ये आएंगे, स्मार्ट सिटीज बनेंगे, फिर वही होगा, हैव एंड हैव नॉट का चक्कर बनेगा कि कुछ लोग बहुत महफूज कर लेंगे अपने आप को स्मार्ट सिटीज के अंदर, और कुछ लोग बहुत वल्नरेबल होंगे। इसको हमें देखना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस की जो मेरे ध्यान में डेफिनेशन है वो यही है कि टेकिंग द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब वो डोर स्टेप तक जाने के लिए हमें डाटा चाहिए बेसिकली, क्योंकि जिस तरह हम अपने देखते हैं हाल के वो ये जो एहसास प्रोग्राम था, उसके अंदर पता नहीं कितने हजार लोगों ने उनके अपने जाली कार्ड बना के ले लिए पैसे, तो डाटा से ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इसके।
आप सर्विस तो जब लेके जाएंगे डोर स्टेप पे किसी के, कि आपको पता होगा कि सर्विस जा कर आ रही है। चले अब तो ये फिंगरप्रिंट्स आ गए तो शायद उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस के बगैर बहुत मुश्किल होगा चलना हमारा। और गुड गवर्नेंस में 50 चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं नेशनल लेवल के ऊपर, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं डिस्ट्रिक्ट पे, टू दी लिमिट के यूसी लेवल पे, विलेज लेवल पे। क्योंकि मैं समझता हूँ आपका लास्ट डिजिटल हब जो है वो गाँव है, वहां तक सर्विस को लेके जाना है आपने। देखिए ये जो हमारे जितने टेलीकॉम के लोग हैं ले गए, इन्होंने अपने वो किराने वाले को भी अपनी फ्रेंचाइज दे दी और ट्रेंड कर दिया 5 मिनट के। तो वाई कॉन्ट गवर्नमेंट डू इट? क्यों उस बंदे को आना पड़ता है अपने बड़े हर काम के लिए शहर में, अपने सूबाई हुकूमत में, या कुछ केसेस में इस्लामाबाद के अंदर क्यों आना पड़ता है? क्योंकि वो उस तरह चीजें प्लान नहीं हुई हैं। तो गुड गवर्नेंस की जो बुनियाद है, जो मुझे समझ में आई है, वो डाटा है। और डाटा के ऊपर अब जो कुछ भी एनालिसिस होगा वो सारा एआई के जरिए। मैं समझता हूँ कि एआई और गुड गवर्नेंस का बहुत ताल्लुक है आपस के अंदर। हमारे बहुत ऑनरेबल पैनलिस्ट बैठे हैं इसके अंदर, मैं चाहूंगा ज्यादा वो बात करें इसके ऊपर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो एआई है वो उसको रोक नहीं सकते अपना। अगर हम रोकने की कोशिश भी करेंगे अपने अंदर के खौफ की वजह से कि एथिकल इश्यूज हैं, हम तैयार नहीं है। अभी एक डिबेट ये भी चल रही है कि कुछ मुल्क तैयार नहीं है इसके लिए, वो क्या करेंगे इसके ऊपर? वो तो रेडीमेड सिस्टम ला जाएंगे ऊपर से, उसको देखना पड़ेगा। इसमें जो SDGs है मैं समझता हूँ वो एक दुनिया में एक रोड मैप बन चुका है। ये ऐसी बात है कि आपने लाहौर जाना है तो आपको बस मोटरवे पे चलना है और कोई चारा ही नहीं। अगर आप दाएं बाएं हिलेंगे तो मसला होगा फिर आपके लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो उसका बहुत गहरा ताल्लुक है गुड गवर्नेंस के साथ, क्योंकि अब वो डाटा फजिंग पॉसिबल नहीं होगी। वो एग्जैक्ट बताएंगे आपको कि जी आपके हेल्थ के इंडिकेटर्स ये हैं, आपके एजुकेशन इंडिकेटर्स ये हैं, इतने लोग आपके बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, इतने लोग जो है वो आपके जो है पॉवर्टी के जो फूड का मसला है इतने लोगों को। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस बात में, कोई बोले इस पर फूड का भी मसला क्यों आएगा? हमारी अभी मैंने खाली पड़ी है, क्यों हमको ऐसा निजाम नहीं लेकर आते कि अब वो इट्स गवर्नेंस ओनली। मैं कहता हूँ कोई 40% लैंड गवर्नमेंट के पास है इस वक्त, क्यों नहीं हम किसी का इंतजार कर रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करें। थोड़ी सी ये जो चैलेंजेस हैं हमारे एआई के, मैं समझता हूँ जिसे मैंने ह्यूमन राइट्स इशू की बात की है, इसको थोड़ा पहले डिस्कस करें तो बेहतर होगा। और फिर जो ट्रेनिंग ऑफ एआई सिस्टम है, अगर वो बाइस्ड हुए, मशीन लर्निंग क्या है, आप लर्न कराते हैं मशीन को, अगर आपके वो डाटा सेट ही गलत हुए और आपके वो 22 लोगों ने वो सब चीजें बनाई, तो वो एल्गोरिथम जो बनेंगे 22 बनेंगे, और जब एल्गोरिथम 22 बनेंगे तो रिजल्ट भी उसके 22 जाएंगे। ये इसको चैलेंज हमारे लिए मैं समझता हूँ। ये जो है रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये ना आ जाए कहीं से इसके अंदर। और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा हमारे उन सेक्टर्स को जो जिनके, देखिए इसमें क्या होगा जो मेरी बात समझ में आती है कि जिनके बिजनेस मॉडल्स के अंदर एआई इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाएगी वो तो ठीक काम करेंगे, और जहां पे मशीन लर्निंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब नहीं होगी वो वैसे रह जाएंगे। तो ये कोई थोड़ा सा इसे कहते हैं ना कि वो एक इकोनॉमिक बैलेंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इसके अंदर, कि सब चीजें इकट्ठी साथ उठे। ये ना हो कि कुछ स्कूल रह जाए, कुछ स्कूल बहुत आगे चले जाए। मुझे इसमें देखना पड़ेगा इन सब चीजों को, ये इशू है इसके ऊपर। मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया इसको टॉक को शुरू करने का। रवि आप, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप अपने जो भी पैनलिस्ट को अपने बुलाना है। थैंक यू मैम। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I Rabiq Kamal welcome to all on behalf of AI Center Pakistan. Today is our 4th day of AI week, and the topic of today is artificial intelligence for data-driven good governance. Before I invite my panelist, मुझे एक छोटी सी announcement करनी है कि कल हमारा AI week का last day है, तो I would like to invite all participants and my speakers जो थ्रू आउट द वीक हमारे साथ रहे हैं। कल हमारी एक केक कटिंग सेरेमनी होगी AI वीक की, तो उसमें मैं आप सबको चाहूँगी कि आप आएँ और हमारे साथ ये छोटी सी सेलिब्रेशन करें। आल्दो इट्स वर्चुअल, ये कॉन्फ्रेंस भी वर्चुअल है, तो आप लोग आएंगे तो इसमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हमने अपनी जो छोटी सी काविश की थी वो पूरी हो चुकी है, छोटी सी कोशिश हमारी पूरी हो गई है। तो उसमें आप सबको पहले मैं इनविटेशन देना चाहती थी, और आप सब आए इंशाल्लाह। का AI सेंटर का केक कटेगा, AI वीक का केक कटेगा। Now I would like to invite my first panelist, Mr. Azhar Ziaur Rahman. He's from Dubai. जी सलाम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, go ahead. Can you give me the share screen? हो गया?
Okay, my theme is that you cannot have AI without data governance. And I'll be very quick, I'll be very fast. The purpose is to raise the awareness of data governance. Okay, data. What is data? Data is the reinterpretable representation of information. यहाँ पे important चीज ये है कि reinterpretable. It should be in a form that you can reinterpret that information. Now, how do you get information from data? You have a database management system. So a database management system converts data into information so that that data becomes reinterpretable. Now, what is information? Information is the knowledge concerning objects, etc., etc. So how do you get that knowledge? You get knowledge from information using something called an MIS, a management information system, right? Now, what is knowledge? Knowledge is the human or organizational asset enabling effective decisions. Now, how do you take decisions? You must have knowledge, but knowledge is not enough to make decisions. You need something else. You need wisdom. And how do you get wisdom from knowledge? You get wisdom from knowledge by using intelligence, either human intelligence or artificial intelligence. So the purpose of showing this hierarchy is that you cannot have wisdom, you cannot have proper decisions, you cannot have proper knowledge unless your data, the basis of everything is right. So that is why the data has to be handled very, very carefully. Now, what is big data? It's a very, very popular word, but what is big data? Big data comprises the data sets that cannot be efficiently processed using current techniques. So for big data, we need techniques which have not been there a year or 2 or 3 years ago. Now, what are those techniques? Those techniques are AI and data science. And these are the three areas which are very popular. These are buzzwords today. And we'll have a talk later today on the careers in AI. And most of the stress in the universities is on these three things: big data, AI, and data science. But there are two more areas which are not considered, and that is data governance and data quality. And unless you've got data governance and data quality, you cannot have effective big data, you cannot have effective AI, and you cannot have effective data science. And this is what I'm trying to prove. Now, what is data governance? Data governance is a system. It's a system by which current and future use of data is directed and controlled. So the key words are, number one, it has to be a system. Number two, it has to look after the current use of data, the future use of data, and it has to be directed as well as controlled. So this is data governance. Now, what is data quality? Data quality is a degree. Whenever we talk about quality, we talk about the degree of the quality. Quality of what? The degree of what? The degree to which the data fulfills the requirements it is meant for. So this is the data quality. Now, let's look at the data life cycle. The data life cycle consists of 6 steps. You collect the data. However, you use IoT, you use manual methods or whatever. You store the data, you process the data, you use the data, you distribute the data, and then you dispose of the data. So these 6 steps are very important. What is data collection? In data collection, we have to ensure that the governing body, the board, who own the data, have to decide in the form of a policy, how will the data of the company be leveraged or monetized to achieve their strategic objectives. This written down conscious policy has to be there. Otherwise, there can be blunders. There can be data losses. There can be thefts. There can be data misuse. So this is the first thing, that to which degree the data has to be leveraged or monetized for use. And this is not there in 99.9% companies worldwide. The next thing is data storage. Now, storage today has become very cheap and very common. But when you store data somewhere, it becomes susceptible to theft. So the board, the governing body, has to decide
how the data will be stored, where will it be stored, how will it be protected, and how much data will be stored and where. The third thing is, now the data is stored, you have to process the data. The board has to have a policy for the processing of data, and how will that data be processed, which tools and techniques and technologies will be used, which tools and technologies will not be used to process the data. And this has to be, again, a data processing policy. The next thing is data usage. How will the data be used? The best thing is that a data usage culture has to be developed in the company, that how will data be used, how will data not be used, how will data be protected, how will it be ensured that the data is secure. The next thing is data distribution. There are people who want to use your data for valid reasons. How will you allow them to use your data? How will you use the data of other people? So this has to be on the basis of a policy. And the last thing is disposal. Disposal is very tricky. You just cannot dispose your data because it may be sensitive. So there has to be a policy for data disposal. So these 6 things form the data governance structure of a company. Next, we come to data quality. Data quality has got 3 parts. The first is syntactic quality, the second is semantic quality, and the third is pragmatic quality. Now, let me explain this. Syntactic quality is the degree to which the data conforms to its syntax. For example, you are storing the date of birth. You're storing my date of birth, right? What should be the syntax of that date of birth? Should it be day, month, and year? Or should it be month, day, and year? Should it be in English? Should it be in any other language? Should it be in text? Should you write January 1, 2020? So what should be the syntax? That has to be defined, and that has to be conformed to. Next thing is the semantic quality, which is the unique and unambiguous correspondence of identified data to at least the date which is stored has to be my date of birth. It cannot be somebody else's date of birth. It has to be my date of birth. Otherwise, it will be not unique. It will be not unambiguous. And the third quality is pragmatic, which is the conformance to the usage. In our software, we have to use the date of birth for some calculations. So if it is stored in the system in the form of text, it will not be useful. If it is stored in the form of numbers, it will not be useful. It has to be used stored in a form that it can be calculated upon. So these are the 3 things which have to be ensured for data. Unless you ensure these 3 things, you cannot use the data in big data. You cannot use it in AI anywhere. So these are the very few things that I wanted to bring out. If there are any questions, we can handle them as we go along. Thank you very much. Thank you, sir. Any questions? Now I would like to invite my next panelist. Sir, we will take questions in the end of the session. Now I would like to invite my next panelist, Dr. Muhammad Khan. Dr. Muhammad Khan, can you hear me? Yes, thank you very much. I hope I am audible. Yes, sir, go ahead. Thank you very much. Thank you very much, Jafri Saab. Thank you very much, Madam Rabia and all the panelists. Indeed, this is a great initiative, Jafri Saab, you have taken, and I hope that in the days to come, this is going to pay a lot as far as the Pakistan is concerned. I shall be talking briefly about the artificial intelligence for data-driven good governance in Pakistan. And most of my presentation would be about the emphasis would be on the good governance. And definitely, we are looking forward that this good governance should be the data-driven from artificial intelligence. Indeed, ladies and gentlemen, artificial intelligence is believed to be the next big thing in the information and technology both, and this is going to play a great role as far as the
good governance is concerned. Today, we are seeing that the governments globally, internationally, the governments, they are benefiting through the artificial intelligence and are able to bring good governance closer to their societies, the people. I would just say that the globally agreed definition of the governance include the process of decision making and the process through which decisions are implemented. But definitely, once you have the process of decision making has to be based on the data. The good governance, on the other hand, is an advanced form of the governance in which the state and its institutions, they meet the needs of the masses and the society in a more proficient manner. Good governance can best be ensured through optimum utilization of the resources available at the disposal of the government to benefit its masses while securing the national interest. And in this regard, artificial intelligence and data attained through artificial intelligence that play indeed a greater role. Just to give you about my viewpoint about the good governance of the governance system in the Pakistan, let me be very realistic that ever since Pakistan came into being, the element of good governance has been found wanting, and generally states find difficulties in their formative years for ensuring good governance owing to multiple factors like lack of requisite resources, a cohesive manpower, and availability of the institutions needed to implement the policies. In the case of Pakistan, the formative years seems to be better than what today we see in the Pakistan as far as the deliverance is concerned, as far as the good governance or the implementation is concerned. There has been a gradual downfall, unfortunately, in the governance system in the Pakistan, rather bringing refinement and reforms for the benefit of the masses, that is to the society. Mere availability of the resources in the country is one aspect which give the government and its institutions the leverage needed to make the proficient use of all these resources for the good of the common people. However, exploring resources and subsequently making best use of them in the most beneficial manner for the people is the real test of the government and the people, those who are at the helm of affair. In Pakistan, there have been fewer efforts by the successive governments and the rulers for that matter for exploring available resources and making their judicious use for the state and society. Rather, establishing and strengthening institutions, there have been institutional decay in Pakistan, which were most needed for ensuring good governance. In the absence of good governance, there appeared many vulnerabilities. And those vulnerabilities, indeed, those have not been very useful for moving forward the state and the society in a coherent manner. Advent of multiple divergences based on ethnicity, sectarianism, then factionalism, and many other dissipating factors are the outcomes of wanting governance system. Beside existence of the massive corruption, lack of accountability, institutional clashes, then constitutional crisis, poor law and order situation. Indeed, all these things, they contributed later toward what today we see. What as a matter of fact, the people of the Pakistan, especially the middle and the lower middle class, they are eager to see. They indeed wanted to see a positive change, and then that change can only be implemented through good governance. And what is conceived by United Nations in the form of sustainable development goals, Jafri Saab talked in the beginning. These goals were conceived in 2015, and these sustainable development goals, also known as the global goals, they were adopted by all members of the United Nations organization, and these were aimed to end or to bring at least or to minimize the poverty, to protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. And this was 15 years time was fixed, that is by 2030. These 17 sustainable development goals, they are integrated. And unfortunately, what we see in Pakistan, that none of these goals
could be pursued as far as the development or bringing the system in line with the global governance system through good governance, no visible or tangible efforts have been made or seen, at least in the Pakistan. Now coming over to artificial intelligence and particularly the data, I would say that artificial intelligence is transforming real-time data governance system, as we see, and it has been nicely talked that data should have the quality, and indeed the manual you can say that gathering of the data may have met many problems. Many, I would say that the data may not be accurate. So for the accuracy of the data, we need to depend on artificial intelligence, and artificial intelligence, as a matter of fact, is taking almost all facets of our daily life. It is equally good in the governance. It is equally good in the commerce, in the you can say that economy, bringing better economy. For example, if we look at the Singapore, bots are being used through this artificial intelligence that they are luring in the people for the marketing. In India, for example, our neighboring country, it is making best use in the agricultural system, that is the data collection through the artificial intelligence, and that give them the information, the real-time information, that when should they go for this agriculture and what is going to be the outcome from all that. So what we need today, that data governance should be a quality data, the data for the governance should be a quality data. And in Pakistan, as a matter of fact, what the Jafri Sahab, you have taken an initiative. This initiative is a great, because perhaps we do not have much of the information at the government level about the artificial intelligence, and particularly the topic you have selected for today, that is making best use in the good governance system. And awareness is needed, not only at the government circle, but I mean, we need awareness at the level of the universities, because our universities, our think tanks, they are lacking this particular aspect. So this is something new the government must benefit from. And as a matter of fact, the educational institution and the think tanks, they are equally needed to benefit from such a great contribution. Jafri Sahab, you and your think tank is indeed doing a lot. Thank you very much. Thank you, Dr. Umar Khan. Now I would like to invite my last panelist, Dr. Rafuz Shan. Dr. Rafi, can you hear me? Gee, I can hear you. Am I audible? Yes. Thank you so much, Rabia, for inviting me here. Thank you so much, sir. Amar Sahab has been very kind, and I really appreciate the initiative you have done. And I think we are having a good series of sessions for the last few days, and this is one of it. I'll try to address mainly what आसान कर दिया Azhar साहब ने data और wisdom की जो bridge the ladder था उसको define करके. So how I see the data contributing towards the governance aspects, and what are the implications, and what are the grassroots issues. I think मैं ज़्यादा issues पे बात करूँगा and their solutions rather than तो उसकी जो theoretical या applications हैं जो कि शायद हमारी society उसके लिए शायद अभी तैयार ना हो. तो basically data is the foundation which basically drives a couple of areas, whether it's an AI, whether it's a cyber security, whether any other affiliate domain. So how we have to look into the data और कैसे उसको हम useful कर सकते हैं. The first thing we need to do is basically अगर हम इसके पैरेलल अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक काफ़ी बात की जाती है आजकल, तो उसको भी अगर एनालाइज करें तो उसकी भी एक लैडर है, उसको भी थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूं ताकि फिर उस तीनों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, साइबर सिक्योरिटी को और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी हम लिंक कर सकें कि what is the common element between all of them and other technologies is that is in fact the data. So एक तो डिजिटाइजेशन ऑफ द सिस्टम्स है, फिर एक है डिजिटलाइजेशन
जिसमें हम एनालॉग से डिजिटल की तरफ जाते हैं, और फिर दूसरा ये है कि हम सब कुछ प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट डिजिटल करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं जिसमें हम ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को शायद नहीं इतना अहमियत देते, और हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इस प्रोसेस को हम इस डिजिटल सिस्टम के अराउंड डिजाइन कर लें, तो दैट्स वेयर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो अगर हम गवर्नमेंट प्रोसेसेस में देखें, तो अगर सिर्फ हम अटेंडेंस सिस्टम्स को या जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम को अगर हम सिर्फ डिजिटाइज कर रहे हैं, एनालॉग के बजाय डिजिटल सिस्टम्स पे लेके जा रहे हैं, तो दैट इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ दैट। एंड डिजिटाइजेशन इज a step further where हम प्रोसेस एंड टू एंड प्रोसेस डिलीवरी की बात करते हैं, तो वो भी अगर हम सेम काम आपका बैंक के जरिए हो रहा था या आपने कोई ऑनलाइन के जरिए करना, बिल जमा कराने शुरू कर दी, तो सेम प्रोसेस। बट अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की देखें तो उसमें प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी, रिवर्स इंजीनियरिंग की बात आएगी, प्रोसेस मैपिंग्स की बात आएगी, और फिर हम उसको उस विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज द होल प्रोसेस। तो इसमें भी अगर की एलिमेंट देखा जाए तो वी आर डीलिंग विद द डेटा इन ऑल थ्री स्टेप्स। अगर हम डिजिटाइजेशन देखें या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखें, उसके अंदर भी द की एलिमेंट जो है वो भी डेटा है। सो डेटा इज द फाउंडेशन जिसपे ना सिर्फ गुड गवर्नेंस बेस कर रही है, अभी एक और कॉन्सेप्ट जो आजकल पिछले काफी सारे दिनों से काफी सारे सालों से इन है, दैट इज द ओपन गवर्नमेंट। ओपन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी फाउंडेशन डेटा पे ही है, और उसी डेटा पे हम ये सारे चीजें, ये टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मैं एस्टोनिया के एग्जांपल सर आपकी इजाजत से कोट करूं, तो मैं उसको बड़े थॉरली एनालाइज करता हूं कि आज से 14-15 साल पहले सोसाइटी विच हैज बीन ब्रीच्ड सो बैडली, और 14 सालों में दे आर बेसिकली ऑफरिंग डिजिटल सिटीजनशिप, ऑनलाइन डिजिटल या काइंड ऑफ रिमोट सिटीजनशिप, जिसमें आप यू कैन फिल इन द फॉर्म्स एंड आप कुछ फी पे करते हैं तो आप उनके सिटीजन बन जाते हैं while sitting in Pakistan, and you can avail their approximately 99% services online. You can have your business address in Estonia and do all sort of things. वो आपको कार्ड भी इशू करेंगे and you can avail the services. तो अगर उनका भी गवर्नेंस मॉडल देखा जाए तो they have an open government प्लेटफॉर्म जिस पे उन्होंने डेटा रिजाइड किया, और फिर उसके साथ डिफरेंट सिस्टम्स को वो कनेक्ट करते गए। एक्सरोड उस सिस्टम का नाम है, इट्स एन ओपन सोर्स, वी कैन यूज इट, यू वांट टू डाउनलोड इट, वांट टू यूज इट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन फाउंडेशन इज डेटा, राइट? सो नो मैटर आप किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर टीयर अपार्ट करेंगे तो यू विल फाइंड डेटा एट द हार्ट ऑफ इट। And there are a couple of things which जो कि इजहार साहब ने बड़ी thoroughly डिस्कस कर ली, और डॉक्टर साहब ने भी उसके पे बात की कि उसमें डेटा क्वालिटी भी आती है, उसमें डेटा क्वांटिटी भी आती है, उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी आते हैं, तो वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो आई ट्राई टू एम्फसाइज दोज एस्पेक्ट्स व्हिच हैव नॉट बीन डिस्कस्ड और not been discussed in a way. So for a government system or for a society, एक तो डेटा को रियलाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है इस दौर में, बिकॉज वी बीइंग डिजिटल सोसाइटी, वी आर जनरेटिंग लॉट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स अराउंड, चाहे वो हम इंटेंशनली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल सिस्टम्स के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारा डेटा हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम फोन अनलॉक करते हैं तो हम मोस्टली उसको थंब के जरिए अनलॉक करते हैं। आप जिंदगी में शायद 4 या 10 दफा नादरा गए होंगे, तो उनके पास शायद 10 दफा के ही आपके थंब प्रिंट्स होंगे, लेकिन आप फोन को दिन में 50 दफा अपने थंब इंप्रेशंस देते हैं। तो नादरा के सिस्टम को तो हम कहते हैं कि जी वो सिक्योर होना चाहिए। तो व्हाट अबाउट द डेटा व्हिच आई एम सरेंडरिंग टू एप्पल और गूगल, एंड देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। Maybe we will be the first generation in the human history जिसका डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो ट्रेस हो सकेगा। अगर ये डेटा कल Zoom 10, 20, 30 साल में पब्लिक कर देता है, तो people would be able to see what we have been discussing here in 2020. So we are the first generation in the human history जिसकी डिजिटल लाइफ को प्ले बैक किया जा सकेगा। So that is because only possible the data has been captured in isolation, but there will be a time where the data will be merged. So that's sort of a importance of a data in a digital society.
And the second most important aspect which comes with the data is the data classification, because that is the foundation for cybersecurity as well and for the open government as well. तो जब भी डेटा के साथ हम कोई भी regime attach करने की कोशिश करते हैं, उसको हम different, चाहे वो big data की context में करें, AI में करें, because AI sits at the top. अभी तो हम बिल्कुल raw data की बात कर रहे हैं, फिर जैसा अजहर साहब ने बताया कि it will be basically transformed into some sort of information. फिर उसमें से कुछ और प्रोसेसिंग होगी, कुछ उसमें से मीनिंगफुल चीजें निकलेंगी, और फिर वो इतना वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा कि हम उसमें से विजडम ड्रॉ कर सकेंगे, राइट? सो दैट इज, वो तो बड़ा एक लंबा चौड़ा काम है। जब फॉर एग्जांपल अगर हम 100, 10,000, 20,000 या मिलियन रिकॉर्ड्स की बात करें तो शायद विजडम उसमें से निकालना थोड़ा सा प्रिमिटिव होगा, बट फॉर ड्राइविंग एआई सिस्टम्स, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा इदारा है, हम उसको फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं जिसके पास शायद मिलियन रिकॉर्ड्स होंगे। एक शायद टेल्को इंडस्ट्री के पास होंगे, बिकॉज उनके पास कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं, तो अगर वो एक विजडम, एक कॉल पैकेज अनाउंस करना चाहते हैं तो दे माइट यूज दैट वॉल्यूमेट्रिक डेटा कि व्हाट आर the patterns of people are having call patterns, and they, if they want to maximize the profit, तो वो उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। दूसरा शायद नादरा के पास होगा, और शायद ये बड़ा अच्छा यूज जो रिसेंटली हुआ बेनजीर इनकम सपोर्ट या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, दे हैव यूज्ड इट, and I don't see any other public organization using best use of data. Statistics department के पास है, but I haven't, you know, see the utility of that data in fact. So again, for the open government, there has to be a carrier for जिसके ऊपर डेटा सारे डिपार्टमेंट्स आके अपने कन्वर्ज करें, और वो डेटा क्लासिफाई होके कन्वर्ज होगा। जिस तरह से एक्स रोड का अगर हम फ्रेमवर्क देखें तो उसमें भी है कि डेटा कलेक्शन होती है मल्टीपल सेगमेंट से, डिपार्टमेंट्स अपना अपना डेटा डिजिटाइज करते हैं, जिस समय पहले कहा, चाहे वो डिजिटाइज करें या डिजिटलाइज करें, मतलब उसको एनालॉग से डिजिटल में करें या उसके साथ कुछ और प्रोसेसेस अटैच करके उसको डिजिटल में लेके आए। उसके बाद फिर उस पर डेटा क्लासिफिकेशन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद वो उसकी जो क्लासिफिकेशन जो भी उसका टीयर है वो डिसाइड करेगा कि वो किस एस्पेक्ट्स के लिए एलिजिबल है और किन एस्पेक्ट्स पे यूज हो सकता है। एंड देन वी मेक यूज ऑफ डेटा फॉर द गवर्नेंस एस्पेक्ट, और कुछ एस्पेक्ट्स जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए, आई विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग दैट फॉर स्पेशली फॉर द ऑडियंस इफ दे वांट टू you know, work around the data. That is in fact the startups are the new businesses working around with data. If you want to start your business around the data, somehow उसको process करना है, उसको store करना है, या even आप कोई open government का framework implement करना चाहते हैं for the ease for the civic society, where the people simple, अगर आप जो open domain में available data है उसको भी उसके ऊपर provision कर दें and try to merge that data and classify it, and then you can see there could be a lot of use cases which can be beneficial for the society, right? So obviously government or public sector because of its volume is always slow to react. जितनी बड़ा उसका वॉल्यूम होगा डिपार्टमेंट का या लोगों का, उतना ज़्यादा उसकी स्पीड जो है वो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उसको स्लो डाउन कर देती है। बट एज अ सोसाइटी वी कैन contribute in a way that if we just work with the open data in fact and try to converge into a platform, और उस प्लेटफॉर्म के अराउंड अगर हम सिविक सॉल्यूशंस बनाना शुरू करते हैं, राइट? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि देखें एआई पे मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा बिकॉज दैट्स वेयर जब हमारे पास डेटा जो है वो जब कन्वर्ज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम हो जाएगा, जिसके लिए शायद हम एज अ सोसाइटी शायद इस वक्त तैयार ना हो, बिकॉज वी कैन नॉट सी दैट वॉल्यूम इन अ डेटा। ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज देयर, right? It's going to stay and it has a future for the decades to come. But to prepare it, to practical baat ye hai ki to prepare ourselves for that, you know, that level of sophistication and technology, we need to have systems in place. So उसमें अगर हम ये बात करें कि शायद हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप पूछें कि जी आप इस वक्त टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर से, तो कितने ब्यूटी पार्लर्स आपको
टैक्स दे रहे हैं, या कितने सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी सर्विस डिलीवरी हो सकते हैं, वो क्लिनिक्स हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, वो स्कूल्स हो सकते हैं, तो आप कितने लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट माइट नॉट हैव एन ट्रेडिशनल आंसर। और अगर आप सेकेंडली उनसे पूछें कि आपके पास रजिस्टर्ड कितने हैं, राइट, टैक्स देना तो बात अलग है, रजिस्टर्ड कितने हैं, तो उसका भी शायद उनके पास कोई क्लियर आंसर नहीं होगा। तो वी कांट ब्लेम दैम बिकॉज हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम जो था इट वाज बेस्ड ऑन दोस प्रोसेसेस कि लोग आएंगे, दरखास्त देंगे, अप्रूव होगी, तो फिर उसका डेटा हमारे पास आएगा। बट इफ यू क्यूरी द सेम थिंग फ्रॉम गूगल मैप्स, आप में से अगर कोई डेटा enthusiast है, so you can just write a simple query using any Python language or any language जो कि थोड़ा सा डेटा स्क्रैपिंग कर दे मैप के ऊपर, तो आपको गूगल मैप इतना थॉरली बता देगा कि कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, कौन से शहर में कितने सर्विस पॉइंट्स हैं। तो गूगल मैप के ऊपर आपको एक शहर के स्कूल्स भी मिल जाएंगे, आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, आपको you can search them based on various industries. So how come a company sitting thousands of miles away have a better insight of a society than the society itself? That is because of the power of data, right? If you ask the most powerful person in the Pakistan and ask him कि जी 0 point से जो है ना वो ये motorway जो चौक है वहां तक कितना टाइम लगेगा, या from point X to point, so he can utilize a lot of his resources and come up with the answer, and ask the same question to a company sitting thousands of miles away, and see the level of detail the company will answer you. That is not because one is less empowered, but because the other party have more data and the real-time data, and that is a citizen's data, right? वो एक एथिकल और साइबर के इश्यूज हैं कि क्या वो कंसेंशुअल डेटा जा रहा है, ट्रैफिक का डेटा नहीं जा रहा है, वो दैट इज जाफरी साहब के साथ हमारे दूसरे ग्रुप में डिस्कशन होती है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ डेटा वी आर लुकिंग एट. सो I think the most important aspect is to align ourselves as a society and put those systems in place. I can see a lot of initiatives in the world जो कि civil society ने वो open projects start किए और उसके ऊपर contribution होती गई. So अगर हम यहाँ से ही start कर लें कि Google इसको अगर करना शुरू कर दे, हम Google से scrap करके उस platform के ऊपर करना शुरू कर दें, and then we offer those services to government departments कि जी अगर आपने ये करना है अपने शहर के, अगर आपने टैक्सिंग रिजीम करनी है तो दिस इज द डेटा. अगर आपने स्कूल रजिस्ट्रेशन करनी है तो शायद हमारी जो स्कूल के रजिस्ट्रेशन बॉडीज हैं उनके पास इतना डेटा नहीं होगा जितना गूगल के पास पड़ा हुआ है मैप्स के ऊपर. And this is one aspect, and there are a lot of other applications which have a lot more inside data for society. So that's one aspect I want to talk about. So if you want to do a startup, please do it. And a database startups is data around startups जो कि डेटा को प्रोसेस करें, रिटेन करें और उसमें से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें, एंड देन ग्रेजुअली मूव दैट सिस्टम टुवर्ड्स the ultimate prize, that is artificial intelligence, जहाँ पे हम उस डेटा से विजडम ड्रॉ कर सकें. लेकिन विजडम तभी आएगी ना, देखिए अब माशाल्लाह जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, टाइम गुजर जाता है, तो फिर जरा अच्छी विजडम आ जाती है. कुछ लोगों को जरा पहले भी आ जाती है, अल्लाह की तरफ से देन होती है. तो इसी तरह से डेटा के साथ भी ऐसा ही एस्पेक्ट है कि जितना टाइम उसके, जितना वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, उसी में से उतना ही विजडम, उतनी अच्छी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर सकेंगे. सो data oriented startups are artificial intelligence based startups who can basically innovate technologies, algorithms, applications around the data. For example, आपको मैं एक बड़ी और relevant example देता हूँ कि how we can use data to solve our social issues. In fact, are the capacity which state might not have right now. पिछले दिनों ये कोविड का जब ये सारा सिचुएशन अनफोल्ड हो रही थी, तो टेस्टिंग वाज द क्रिटिकल एस्पेक्ट जिसपे जो नेशनल रिस्पांस थे वो, बिकॉज जितनी थॉरो टेस्टिंग होगी उतना ही ज्यादा बेटर इंसाइट हो सकेगी, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई हो सकेंगे, एंड यू कैन बेसिकली रिएक्ट टू. एंड टेस्टिंग जो अगर हमारी जो बायोमेडिकल टेस्टिंग है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसकी अपनी कैपेसिटी है, एंड यू रिक्वायर लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड इट. And the other aspect was because उसकी बस specialized test और expensive test है और एक खास environment में होती है. The other technology which was there
was basically based on X-rays. And अगर आप X-ray system को देते हैं, अगर वो COVID based trained है, तो you know it is aided by some good AI algorithms, so it can detect the patients as well. तो इस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी एक दो कंपनीज को हमने जानता हूँ जो कि पाकिस्तान में भी हैं और बाहर भी हैं. दे स्टार्टेड वर्किंग. इवन जो वुहान का नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जहाँ की यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने फिर इस सिस्टम को अप किया. उन्होंने the main aspect which is critical in this whole technology is basically the data set. In fact, the number of X-rays of having positive patients जिनका जो के सबमिट हुए सिस्टम में, या उनका सीटी, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल गुड 1-2 लाख लोगों का एक्सरे या सीटी आ जाता है, तो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट at any stage K is a positive. So now this capability and maturity can replicate, can somehow overcome the testing, physical testing regime जिसके लिए सर तो कोशिश हो रही है. Again, this is a civic solution जो कि again based on the data. So any startups around data is I think that's the high time to do it. We can build it, और जितना mature करेंगे उसको AI की तरफ लेके जाएंगे. That's a good placement. Lastly, for any nations in the coming decade to survive, because the data is the new oil, for organizations and the national bodies, if they do not have the capacity to process the oil, I mean the data, to store the data, to retain the data and get meaningful insight out of the data, that will decide how they're gonna live for next 4 or 5 decades. So I think that is the deciding factor. अगर आप अपने national data को control, manage, process, store करने की capability नहीं रखते, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले 5-6 दहाइयों में survive करना. और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, डेटा सेंटर्स बनाने होंगे, डेटाबेस जो भी एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, ERPs हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, चाहे वो बेसिक आपका टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं या किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. Every piece of data is as important as any other piece of data. So the nations to have the capacity, they should have the basic capacities to store, process. और अगर आपका GDP का अगर 1.1% इस वक्त टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, you have to turn that around to at least 1 to 2%, so that you can have the capacity to build as many data centers. So because जब तक आप data centers नहीं बनाएंगे, data को store नहीं करेंगे, तो बाकी तो उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी लगनी है, wisdom निकालनी है, information निकालनी है, that is a second step. And if you are basically extracting every data and throwing it out on the clouds and relying others to basically draw that intelligence for you, well, that might work in a short term, but not in the long term. Thank you so much, Jafri Saab, for having me here. बहुत शुक्रिया आपका. मैं अभी आपसे एक एंड में क्वेश्चन करूंगा स्टार्टअप्स के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग आपका सेशन है ये, और ये रियल वैल्यू है, लेकिन इसमें कोई कंसर्न है, शुरू करता हूँ. अच्छा, ये बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं राफे कादरी साहब, कराची से हैं, और ये बहुत ही काबिल आदमी है माशाल्लाह. इनके बहुत शागिर्द हैं कराची के अंदर, चप्पे चप्पे पे. जरा नफीस लाओ साउंड पे लाओ ना राफे कादरी साहब. राफे साहब को मेरी आवाज आ रही है? सर मैं लेके आ रहा हूँ सर. राफे कादरी साहब को मेरी आवाज आ रही है? राफी साहब को मेरी आवाज आ रही है? चले आप नफीस आप ट्राई करें उनको लाने की तरह. माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है. अनम्यूट कर दिया मैंने अपने आप को. देखो मैं एंटाई खामोशी से सुन रहा था. मैं अपने शिकार को पिछाता हूँ. मैंने किसको बुलवा दिया इसके? अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट, बिलाल फोन ले लो. अच्छा देखिए, एक तो मैं डॉक्टर रफीक शान साहब की कुछ बातें सुन सका. उससे पहले जो डॉक्टर साहब दूसरे थे उनकी बातें मैं पूरी नहीं सुन सका, बीच में 2-3 फोन थे. डॉक्टर साहब, एक बड़ा कदीम मुहावरा है ये. एक्चुअली मुझे मेरी दादी ने और मेरे वालिद ने सिखाया था कि क्या हम किसी भी चीज को उतनी आसान ज़बान में समझा सकते हैं जैसे दूध वाले का हिसाब होता है.
हम इस वक्त जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। मगर मैं तकरीबन 30-35 साल से यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो देखा है हमारे पास खास तौर पे कि हम मुश्किल चीज़ सीखना नहीं चाह रहे, तो हम इन चीज़ों को और कितना आसान कर सकते हैं। अच्छा, मैं इब्तिदा में आपका तारुफ नहीं सुन सका था कि आप बेस किधर हैं। एक सवाल ये है कि क्या, ये सवाल अम्मार साहब से भी है कि हमारा जो नादरा का डेटा है उसकी बुनियाद पे क्या वजूहात है, क्या चीज़ें हैं जो रोक रही हैं हमें नेशनल प्लानिंग करने पे। मतलब मुझे बहुत सी चीज़ों में बहुत मसाइल आ रहे होते हैं और वही डॉक्यूमेंट मुझे 4 जगह कॉपी देनी पड़ती है। क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं। दूसरी बात ये कि क्या हम एआई के कंटेंट को कुछ इतना सादा कर सकते हैं कि हम नॉन मैट्रिक लोगों को कुछ समझा सकें, क्योंकि वो लोग जो होते हैं जो काम कर रहे हैं कुछ हमें ऐसे आइडिया दे सकेंगे जिनके थ्रू हम बहुत सी एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। अब क्योंकि अम्मार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे बोलना जरूरी है। अब मुझे पता लगता है मैंने गलती कर दी, बुलवा के आपको, मेरे तक चुप ही रहते हैं। अच्छा रफी शाह साहब, मैं चाहूंगा आप इनकी बात के जवाब दें। एक तो रफी शाह साहब माशाल्लाह पिशावर में बेस करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह बाकी भी चीजों में अच्छा बोलते हैं। आप इनकी बात का जवाब देना चाहिए, हमारे दोस्त हैं, मैं इनको जो सर पहला सवाल है डेटा ड्रिवन, जो rather the question was more focused on the data integration among the government departments. मेरा ख्याल से ये काम अभी शुरू हो चुका है और ये पिछले कुछ 1-2 सालों से शायद ये काम शुरू हुआ है, लेकिन ये शायद इतना काम आसान नहीं है कि ये इतनी आसानी से हो सकेगा। और क्यों इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल जो एक सिस्टम है उसकी तरफ से रेजिलियंस भी है। वैसी टेक्नोलॉजी जो चीज़ हमें समझना है तो हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है 8वीं के 9वीं के मैथ के हिसाब के साथ तरह से। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसमें जिस तरह से ई ऑफिस के सॉल्यूशंस हैं या बाकी जो ईआरपी सॉल्यूशंस हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो भी शायद इतनी अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाए कुछ सालों से। उसका रीजन भी यही है कि टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ये ग्रेजुअली हो रहा है अब्दुल राफे साहब। और कुछ डिपार्टमेंट्स का जिसका मुझे पता है उनके सिस्टम्स इंटीग्रेट हुए हैं, जिस तरह बैंकिंग का नादरा के साथ इंटीग्रेट हुआ है। तो चाहे ये जो छाबड़ी वाले और इधर उधर के लोग हमारे सामने बैंक अकाउंट्स आए, तो ये शायद एक मैनिफेस्टेशन थी। फिर अगर हमने पिछले दिनों देखा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, तो कुछ इंटीग्रेशन हो रही है, बट इट विल टेक टाइम कि हमें वो डेटा ओरिएंटेड अवेयरनेस जो है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं या विजडम कह रहे हैं, बिकॉज मैं तो समझता हूँ कि शायद उसके लिए वी माइट हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ मोर इयर्स, जिस लेवल की इनसाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड करती है। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस not only give you the insight, but it basically facilitates in the इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेशन है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग तभी होगी जब आपका डेटा बहुत रियलिस्टिक होगा, थॉरो होगा और आपको सारे एस्पेक्ट्स आपको 3D व्यू प्रोवाइड कर सकेगा। तो वो तो गवर्नेंस में शायद थोड़े से टाइम में लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन बड़ी एग्रेसिवली हो रही है और इसकी कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरह पहली बात की कि एक्सेप्टेंस का इशू है, तो वो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो पब्लिक एंड पे उसकी है, लेकिन उसको ऑल्टरनेट सोसाइटी ओपन प्लेटफॉर्म्स पे बड़े आराम से कर सकती है। कुछ सॉल्यूशंस हम खुद डेवलप कर सकते हैं एज अ सोसाइटी। जिस तरह से एक्स रोड जो है ये बिल्कुल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, हम आज डाउनलोड करके उसके ऊपर डेटा डालना शुरू कर दें और हम इसको एज अ मूवमेंट लेके चलें, तो दिस प्लेटफॉर्म विल हैव मच मोर। ऑब्वियसली उसकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें रिजीम्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि जिसमें सेंसिटिव डेटा भी होगा, पर्सनल डेटा भी होगा, उसमें कुछ पब्लिक डेटा भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक डेटा। अगर हम पब्लिक डेटा को भी हम यूज करना शुरू कर दें तो वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ सॉल्यूशंस अराउंड इट। दूसरा आपका सवाल था कंटेंट के हिसाब से। आई थिंक दैट्स द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज हमने यहाँ पे एक अर्ली एज प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 3.5 साल पहले, जिसमें हमने जो ट्रेडिशनल बेसिकली जो कैरिकुलम है कंप्यूटर साइंस का, वो फोकस करता है बच्चों को कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने पे, कि ऑफिस सिखा दो, वर्ड सिखा दो, कुछ ये सिखा दो, कुछ क्लाउड सिखा दो। तो वो ये जितने कैरिकुलम है ये बच्चों को बेसिकली बना तो ड्राइवर ही रहे हैं, गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, गाड़ी बनाना नहीं सिखा रहे,
राइट। सो जो हमारा ट्रेडिशनल कैरिकुलम था उससे हट के हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया था। अर्ली एज प्रोग्रामिंग के नाम से एग्जिस्ट करता है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे है, इसकी साइट है APEAP। तो इसमें हमने वो टेक्नोलॉजीज जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड यूज हो रही हैं प्रोग्रामिंग के लिए फॉर द न्यू लर्नर्स, उनको अडॉप्ट किया, जिसमें स्क्रैच है, code.org है, कुछ रोबोटिक्स के टूल हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें बच्चे बड़े आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एनिमेशन, वेबसाइट्स, ये सब कुछ बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस साल तक इस प्रोजेक्ट में 32,000 बच्चे, 30,000 से ज्यादा बच्चे KP में हम ट्रेन कर चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के, राइट। और इसका कैरिकुलम भी डिजाइन हमने किया और उसको हमने फिर टीचर्स को ट्रेन किया 600 स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में किया। फिर इसका कंपटीशन हुआ, डॉक्टर शुएब ने एक, बल्कि ही वाज द चीफ गेस्ट, EME में हुआ था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे थे, जिसमें मर्दान के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ने स्क्रैच में एप्लीकेशंस बना के 80 स्कूल के बच्चों को हराया था। तो टॉप 20 में से जो 11 पोजीशंस थी वो KP के गवर्नमेंट स्कूल्स के इन बच्चों की थी। देन एक पाशा ने इवेंट करवाया, उसमें भी फिर द किड्स वर वेरी गुड, एंड फिर पाशा की तरफ से वो ITCN एशिया में वियतनाम में बच्चे गए थे, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे अगेन। तो दैट्स अ प्रोजेक्ट व्हिच वी डिड, बट स्पेसिफिकली बिल्डिंग अ कंटेंट अराउंड AI, आई थिंक दैट्स द राइट टाइम, जो कि हम इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज बच्चे को अगर हम डायरेक्ट AI से इंट्रोड्यूस करेंगे विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स अराउंड टेक्नोलॉजी, वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इवन रोबोटिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैं स्टार्टअप्स देखता हूँ, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बच्चों को ना, बिकॉज उसकी एक फिजिकल प्रेजेंस होती है, तो वो डायरेक्ट उसको रोबोटिक्स की तरफ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज है जो कि शायद बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। इफ वी टेंड टू इंट्रोड्यूस देम विद द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और उस पर अगर मैच्योर होते हैं, तो देन वी कैन इंट्रोड्यूस टू द डेटा कॉन्सेप्ट्स एंड अदर AI. So that's my view on it, sir, and I think that's the right time we should do it. माशाल्लाह, मैं रफी साहब, इनका ही जवाब आ गया, अब जरा मेरा भी जवाब सुन लें। गुजारिश ये है कि सोसाइटी तैयार होती है, एकदम कुछ नहीं होता है। मैं आपको बात बता दूं, गाजमन 80s की बात है ये, मुझे अभी तक एग्जैक्टली याद नहीं, 82 83 की बात है ये। गाजमन हमारे मुल्क में एक हथौड़ा मार का ग्रुप आया था, वो लोगों को रात को मार के भाग जाता था, बड़ा अर्ली 80s की बात है, अर्ली 80s की बात है। तो मैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर इंटेलिजेंस सर्विस, तो हमें टास्क मिला उसको आइडेंटिफाई करने। खैर हमने बहुत टाइम लगाया उस पर, 2-3 महीने लगाए, मैं उसका इंचार्ज था। तो हमने आइडेंटिफाई किया ग्रुप को जो ट्रैवल कर रहा था कॉन्स्टेंटली कराची एयरपोर्ट से बाहर आ जा रहा था। जब मैं कराची एयरपोर्ट पहुंचा तो ज़ाहिर मैं उस जमाने में FI नहीं था, मैं किसी और में भी था, तो एक तो कॉपरेशन का मसला था। खैर जब मैंने उनको कॉपरेशन ले ली उनसे, तो वो ले गए मुझे गोदाम के अंदर। मैं कहा मुझे एग्जैक्टली ये लोग चाहिए, कब आए कब गए। आप यकीन करें मैं 6 दिन रहा एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने मुझे कमरा दे दिया, सो गई। और वो जो उतारते बोरी ऊपर से, उसमें से मक्खियां मच्छर पर क्या निकलता उसमें से। खैर जी, तो वहां से खैर हमने वो डाटा निकाल लिया, कार्ड थे बाकी से कार्ड, उसको ऊपर एंट्री कराई, क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह गॉड वाज वेरी काइंड, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया और वो फिर हमने एग्जैक्ट बताया कि ये लोग जो। अच्छा, उसके बाद मैं जब वापस आया तो मैंने हंगामा खड़ा किया कि जी इसको ऑटोमेट करना चाहिए ये वो। जब खैर मुझे मौका मिला तो शुरू भी कर दिया उसको। तो मुझे अभी तक याद है कि जब मैं कराची एयरपोर्ट पे पहली मरतबा गया और मैंने कहा कि हम इसको ऑटोमेट करेंगे, जब तो मैं FI में आ चुका था, ये अर्ली 20s की बात है, 2002 या 3 की बात है। तो मुझे याद है वो सिविल एविएशन के हॉल के अंदर बहुत बड़ा गैदरिंग थी, और सिविल एविएशन और FI सब। जब मैंने शो कहा कि ये करेंगे, तो एक बंदा खड़ा हो गया, एक DSP साहब खड़े हो, कहते शाह जी ये दसो अज तक कितने मशीन ने बंदा लभ्या है? अच्छा उसका फिक्रा था, उसने माइक लेके उसने कहा शाह जी ये गल दसो कदे अज तक मशीन ने बंदा लभ्या है? मैं कहा नहीं, जो हम किसी निजाम बनाएंगे मशीन ही बंदा ढूंढेगी। खैर वो बात खत्म हो गई। फिर उसको बताया, मैं कहा यार मुझे 8 बंदे ढूंढने के लिए 6 दिन लग गए, तो जाहिर है ये तो इस तरह नहीं चलेगा, काम हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सिस्टम लग गए, चल पड़े। तो मैं रिटायर हो गया था, मैं तो वो साहब नजर आ गया मुझे, DSP साहब नजर आ गए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा दसो मशीन बदल लब रही नहीं लब रही? कहते हुड़ नहीं मशीन लब रही है बंदा। और उन्होंने तारीफें शुरू कर दी, कह रहे ये आप बड़े क्लियर थे उन चीजों पे, और ये था। कहने का मतलब ये है, अगर मैं या मेरे साथ जो टीम डिजाइन में खिला था, बहुत टीम थी मेरे साथ, हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर सिस्टम ना लगे होते, तो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर
मुझे याद है मेरी पोस्टिंग FI हुई तो इतनी रेजिस्टेंस थी मुझे वहां से, तो ये जितने भी जैसे रफी शान साहब हिम्मत कर रहे हैं बिल्कुल ना घबराए रेजिस्टेंस से, और इसको फेस करें रेजिस्टेंस को। और अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है और आपने चाहिए ठीक, कभी भी एक स्पेल के अंदर एक नस्ल कामयाब नहीं होती है जी। और वो फिर एक ना हम अपना काम करके चले जाएंगे, हमारे पीछे लोग आएंगे वो अपना काम करके चले जाएंगे। और ये इसका मैं समझता हूँ इसका सारा इसका। बस आपके सवाल का यही जवाब। एक सवाल डॉक्टर रफी शान, बस एक चीज, आप जो KPK में स्कूल्स की इसकी बात कर रहे हैं, क्या अगर आप इसका डेटा शेयर करना पसंद करेंगे? एक पॉसिबिलिटी है, देखिए कराची में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मेमन्स काम कर रहे हैं ना, उनमें तो बहुत से लोग बहुत ज्यादा पढ़े नहीं होते, मगर उनका डेटा के प्रॉपर यूज सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे होते हैं जबानी तौर पे, कागज पे। अगर हम उन्हें कन्विंस कर सकें, बहुत से कराची में मेमन्स के ऐसी फाउंडेशन हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग कर रही है इन चीज़ों में, अगर हम उनको ये चीज़ें शेयर कर सकें तो हो सकता है कराची में ये चीज़ सैकड़ों स्कूलों में अगले 2 साल में 3 साल में शुरू हो चुके हैं। जी सर, बिल्कुल हो सकता है। और इसका जो कैरिकुलम है, जो हम KP में कैरिकुलम, जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं वो तो सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, वो उनमें कोई चीज़ हमने परचेज नहीं की। उसका कैरिकुलम हमने खुद बनाया है, कुछ हमने 100-150 लेक्चर्स बनाए हैं जो कि स्कूल्स में टीचर्स को पहले हमने डिलीवर किए, फिर उनको पहले टीचर्स को पढ़ाया कि ये नई चीज़ है क्या। बिकॉज ट्रेडिशनली जो कैरिकुलम था वो तो जिस तरह मैंने बताया कि वो हमारा जो फेडरल, जाफी साहब ये आपके लिए एक बड़ी मजे की चीज़ है, जो इस वक्त फेडरल कैरिकुलम है, मैंने सलीम राजा साहब और बाकी लोगों से भी काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी इस पे मैंने कोशिश की कि हम वॉइस इट। इस वक्त कंप्यूटर साइंस का जो नेशनल कैरिकुलम है वो 2007 और 2008 का है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं उसके जो कैरिकुलम के फर्स्ट पेजेस अप्रूव्ड है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो अब देखें जो 2007 और 8 में कॉन्सेप्ट्स थे, ऑब्वियसली ठीक है कैरिकुलम फाउंडेशन बनाता है, वो SLOs होते हैं, वो चीजें हैं, बट दे आर प्रीटी आउटडेटेड। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे बच्चों के साथ कि वो अगर 2007 और 8 का अगर आज हम कैरिकुलम चेंज करें तो ये बच्चा 2030 में मार्केट में आएगा, राइट? तो अगर हम आज ना चेंज करें तो ये दिस इज व्हाट, तो ये जो हमारी काविश थी, कोशिश थी, वो इसी पे की थी, हम ओपन सोर्स टूल्स को लें। एक टूल है जो कि अमेरिका में तकरीबन 1 मिलियन क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है, यूज हो रहा है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है टू इंट्रोड्यूस अ बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, एनालिटिकल थिंकिंग, पजल बेस्ड है कि आप एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करेंगे, सीक्वेंसिंग क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं, और इन सारी बेसिक कॉन्सेप्ट पे। फिर एक स्क्रैच बड़ा मारूफ सा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे स्कूल्स यूज करते हैं, MIT ने डेवलप किया है। फिर इसी तरह से कुछ और ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ऐप इन्वेंटर है, मोबाइलाइजर है, लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म जिसमें बच्चे मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, 10-12 साल के वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो सर कंटेंट, आपका जो सवाल था, कंटेंट ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, वी कैन हेल्प यू एज वेल। आई थिंक आपका इशारा इसी तरफ था। बाकी जो स्कूल्स का डेटा है वो हमारी साइट पे पड़ा हुआ है kpeap.com पे। शायद उस पे इस साल के स्कूल्स नहीं होंगे लेकिन पिछले साल के डेफिनेटली पड़े हुए हैं। कैरिकुलम की एक आउटलाइन भी वहाँ पड़ी है। इफ यू नीड एनी हेल्प वी कैन हेल्प यू। बहुत शुक्रिया। मैं अपना डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात की वो स्टार्टअप्स की। मैं ये देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी वालों के साथ जब भी मैंने डायलॉग किया है ना, तो मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी उन्हें कन्विंस करने का। तो ये होता पेनफुल है, आप जाते हैं उनसे बात करते हैं। अभी रिसेंटली में 2-3 यूनिवर्सिटियों में तैयार कर लिया है, एक पिशावर में भी मैं वापस आऊँगा, यहाँ भी कर लिया है कि जब तक हम उनके स्टूडेंट्स को बैठकर, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि वो बेचारे पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उधर अगर हम चल पड़े करिकुलम बनाने पे अच्छी सी के लंबा रास्ता हो जाएगा। जो इस वक्त बच्चे 5वें-6ठे सेमेस्टर में हैं, उसको मैं यूनिवर्सिटी प्लस कहता हूँ हमेशा, उनके साथ बैठ के काम करें, उनको लिंक कर दें सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के साथ। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स करेंगे। मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। आप मुझे काइंडली ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि डाटा ड्रिवन, ये तो बहुत ही खुश सब्जेक्ट है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा कोई आदमी? हम तो कह रहे हैं चीजें बना लो तो बिक जाएगी, उसमें कोई नहीं आ रहा। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, और तरीका यही है कि उसमें स्टार्टअप में लाया जाए बच्चों को और कहा जाए भाई ये काम करो, फिर वो डाटा सेट बनाएंगे और वो ML, उसका कोई आपके ध्यान में है कोई फॉर्मूला थोड़ा सा?
सर जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो शायद थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स हों, शायद बहुत सारे लोगों को वो ना अच्छी लगे, लेकिन that's my views. Basically we are living in a very uneven technology as cyber society where it is not a level playing field for the local startups. जिसमें अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं कोई सोशल मीडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता हूँ तो या चाहूंगा, तो मेरा मुकाबला किन प्लेटफॉर्म्स के साथ है, गूगल के साथ होगा, ट्विटर के साथ या इस जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ होगा, और मुझे 50 किस्म के टैक्स देने हैं, 10 इदारों का हिसाब देना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, जबकि मेरे मुकाबले में जो इदारे हैं ना उनको पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ना वो किसी इदारे को, बल्कि हमारे इदारे उनसे रिक्वेस्ट करके डेटा लेते हैं। तो इस मतलब ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और WTO के जो कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि आप बड़ी कंपनीज के साथ बायस हो सकते हैं ताकि आप अपने छोटे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, और अपनी जब तक हम रियल कोई एग्जांपल्स अपने बच्चों के सामने नहीं लेके आएंगे, तो अगर हम बच्चों को यही कहेंगे कि ट्विटर बनाना, तो बच्चे सारी उम्र एक ऐसी चीज के पीछे भागते रहेंगे जो कि शायद हमारी सोसाइटी में नहीं अचीव हो सकती, राइट? चाइना ने अगर वीचैट को या इस ऐसे प्लेटफॉर्म को खड़ा किया तो उसने एक सिस्टमैटिक तरीके से किया। उनने पहले तो उनको ब्लॉक किया, फिर लॉज लेके आए, लॉज के साथ उनको कहा कि जी आपको इन लॉज को कंप्लाई करना है, अदरवाइज विल नॉट। तो जब उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को डेटा देना शुरू कर दिया, अपने इनिशिएटिव्स को, प्रोजेक्ट्स को डेटा देना शुरू कर दिया, जब ट्रैफिक जो है इस वक्त आपकी लोकेशन ट्रैफिक जो है, जो सिटीजन्स मोबिलिटी का डेटा है, वो अगर गूगल के बजाय किसी एक स्टार्टअप को जाना शुरू हो जाए तो आपका 6 महीने में वो कंपनी अच्छी प्रेडिक्शन दे सकेगी कि इस वक्त ट्रैफिक कंडीशंस क्या हैं। तो यू माइट नॉट नीड टू। इसी तरह से अगर आप मैप, अब मैं एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त 3D जो स्ट्रीट व्यू मैप्स हैं वो बहुत सारी पाकिस्तान की सेंसिटिव लोकेशन के शहरों के या गलियों के मौजूद हैं गूगल पे। तो इसका मतलब है गूगल ने किसी इदारे से इजाजत ली होनी है, और मेरा नहीं ख्याल कि ली होनी है, उसने किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा होना है, उन्हें कहा होना है कि जी मुझे I-10 की गलियों का ना तस्वीरें लेके दे दो। तो उसने सिर्फ तस्वीरें नहीं, कुछ और डेटा भी कलेक्ट किया होना है और उसने अपने मैप पे डाल दिया लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो उसके पास डेप्थ है। अगर एक नए स्टार्टअप के पास अगर उसका जो कैश बर्निंग रेट है वो होता ही तकरीबन साल तक चलता है कि यार मैं अगर मेरे पास 12 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मेरा लाख रुपए का एक्सपेंस है, तो दैट स्टार्टअप कैन ओनली रन फॉर 12 मंथ्स। और जो बड़े कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, तो दे हैव सो मच मनी इन देयर रिजर्व्स कि दे कैन बेसिकली थ्रो आउट द मनी जस्ट टू टेस्ट द आइडिया एट द वेरी लॉस। तो दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉफिटियरिंग एट द शॉप। तो एक तो ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सर जब तक नहीं होगी तो बच्चों के सामने रियल एग्जांपल नहीं आएगी। दैट्स नंबर 1। Number 2, HEC policies are very, very flawed, to be honest. They are not encouraging this whole ecosystem at any level. I'm sorry अगर मैं किसी को offend कर रहा हूँ, but that's my observation working with the universities for 10-15 years. Because जो HEC का एक ही objective है publish and perish कि जी हमने 12,000, 15,000, 20,000 पर्चे छाप दिए। अब मुझे ये बताएं कि उन 15,000 पेपर्स में से यहाँ पे और प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज और उनका थोड़ा बहुत अनरोरिया बढ़ने के अलावा इस सोसाइटी में कितनी रियल चेंज आई है? शायद उनमें से 50 या 60 या 70 ऐसे पेपर्स होंगे जिसकी वजह से शायद लोकली कुछ इम्पैक्ट जनरेट हुआ है। तो हम इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ चले गए, हमने वो सोशल इम्पैक्ट को देखा ही नहीं है। अगर आप इस वक्त जितने भी PhDs हैं यूनिवर्सिटीज में, उनकी प्रमोशन जो है वो आप रिसर्च पेपर से हटा के, जो कि हाइपोथेटिकल चीजों पे होता है, वो ऐसे प्रॉब्लम्स पे रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी की शायद अभी नहीं है जरूरत। हम डेटा माइग्रेशन टेक्निक्स पे कर रहे हैं क्लाउड एनवायरनमेंट में कि जब वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो कितनी एनर्जी बचेगी। तो ये शायद इशू हो गूगल के डेटा सेंटर्स का या जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं उनका, बट दैट इज नॉट अ रेलेवेंट प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी वी आर लिविंग इन। तो HEC ने एक बहुत मेरे ख्याल ये है कि एक बहुत ज्यादती ये की है कि अपनी मुल्क की इंटेलेक्चुअल एलीट को, जो कि बेसिकली जो PhDs हैं या बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको एक ऐसी रैट रेस में झोंक दिया है
कि वो बस पेपर ले आओ और प्रमोशन ले लो. तो ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग द सेम. फिर उसमें कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं. दिस इज द राइट टाइम आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट कि अगर हम उसको रियल इम्पैक्ट के साथ लाइन नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटीज में जब जितने डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, दे आर आफ्टर द पेपर्स, तो दे आर द क्रीम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. दे आर नॉट आफ्टर द स्टार्टअप्स, दे आर नॉट आफ्टर. आप यूनिवर्सिटी में 10 स्टार्टअप्स तैयार कर लें और आप एक पेपर ना पब्लिश कर सकें तो यूनिवर्सिटी विल नॉट बेसिकली वैल्यू. सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है ऑब्वियसली नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े अच्छे सिस्टम्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम एक एज अ सिस्टम की बात कर रहे हैं कि HEC की पॉलिसीज क्या हैं. तो HEC की पॉलिसी ये है कि जी 10 पेपर होंगे तो एसोसिएट प्रोफेसरशिप मिलेगी या प्रोफेसरशिप मिलेंगी, 15 पेपर होंगे, उसमें कहीं वो है ही नहीं वो इकोसिस्टम. तो हमने पब्लिश और पैरिश का तो नारा लगाया है, हमने इनोवेट और फ्लरिश का नारा जो है वो अभी तक हमें समझ ही नहीं आया. सो इसकी एब्सेंस में सर मेरा नहीं ख्याल कि वी वुड बी एबल टू डू एनीथिंग. जाफरी साहब, सर मुझे इजाजत दें अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं. प्लीज. मैं सवाल ही आपसे कर लगा था, नाश रखा था. आप थोड़ा सा ना सर्कुलर इकोनॉमी की जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़राअत के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी लाना बहुत जरूरी हो गया है. कि मैं जितनी पढ़ रहा हूँ सर्कुलर इकोनॉमी, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, क्योंकि चाइना की और सब जो हमारी नेबरिंग कंट्री की बुनियादी वो है. जी डॉक्टर साहब, मैं आप से बात करना चाह रहा हूँ. मैं रफ़ी साहब ने बड़ी तफसील से बातचीत कर ली और बड़ी इम्प्रेसिव बातचीत की डॉक्टर रफ़ी ने. मैं समझता हूँ कि क्रक्स तो उन्होंने कह दिया, लेकिन एक चीज़ जो आपने पूछा था कि क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज़ का विजिट किया, मैं खुद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ, तो आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस आई होगी. एक स्टेटस को चेंज करने में लोग तैयार नहीं हैं. सर प्रॉब्लम यह है जो मैंने एनालाइज किया है और रफ़ी साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बातचीत की है, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि ये मॉडल पूरे पाकिस्तान को अगर हम उस पर अप्लाई कर लें, एप्लीकेशन आ जाए गवर्नमेंट लेवल पे, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी हमारी एजुकेशनल सिस्टम में और ख़ास करके यूथ के लिए. क्योंकि उन्होंने फरमाया कि अगर आज हम इस पे काम शुरू करते हैं तो अगले 30 साल में हम बच्चे को मार्केट में ला सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक नया प्रोडक्ट है और उस पर काफ़ी काम करना होगा. मैं ये समझता हूँ कि 4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. 4 फैक्टर्स पे अगर हम तवज्जो दें तो तब ये काम आगे चल सकेगा. और वो फैक्टर्स हैं सर, एक तो फैमिली यानी पेरेंट्स, दूसरा फैक्टर है हमारे इंस्टीट्यूशन. ये इंस्टीट्यूशन चूँकि ज़्यादा बात तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन सारे हैं, वो स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी. तीसरा जो बड़ा फैक्टर है सर वो हमारी सोसाइटी का है और चौथा फैक्टर है हमारी गवर्नमेंट का. अब ये चारों फैक्टर अगर एक साथ हार्मोनाइज नहीं होंगे तो एक जो माइंडसेट इस वक्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यानी यूनिवर्सिटीज में पाया जा रहा है, तो वो किसी सूरत में भी जो बहुत अच्छे बाहर से पढ़े लिखे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बाहर से डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट करके भी आ रहे हैं, तो यहाँ आते हैं तो यहाँ के सिस्टम में जब इन हो जाते हैं तो उनको जैसे इन्होंने फरमाया कि वो 15 पेपर प्रोफेसर के लिए चाहिए, तो वो ज़्यादा तकलीफ भी नहीं करते कि हमें बच्चों को कितना पढ़ाना है, बच्चों को कितनी तवज्जो देनी है. सारी तवज्जो इस पे चली जाती है पेपर की क्वालिटी और अदरवाइज. वो जैसे अदरवाइज तो रूल यहाँ ये है कि पब्लिश आर पेरिश, बट यहाँ पब्लिश एंड पेरिश है कि प्रमोशन तो लेते जाओ, काम कुछ ना करो. तो सर इशू ये है कि एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है और माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें बार बार स्ट्राइक करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल हेड्स पे. उनके स्टेक्स लाने पड़ेंगे. जब तक स्टेक्स नहीं होंगे सोसाइटी के, इंस्टीट्यूशन के और गवर्नमेंट के, तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी. आज इंडिया हमारा नेबर कंट्री है और आपने जैसे फरमाया कि जो इकानमी के हवाले से, खास करके एग्रीकल्चर के हवाले से मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि इंडिया में जो नई टेक्नोलॉजीज, खास करके चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया पे ख़त्म है और इंडिया का आदमी इस वक्त पूरी दुनिया में अगर छाया हुआ है तो 4 जगहों पे है. आज इंडिया का झूठ दुनिया में सच माना जा रहा है और हमारा सच भी झूठ माना जा रहा है. उसकी वजह यही है कि एजुकेशन के सेक्टर में इंडिया के प्रोफेसर, इंडिया के एक्सपर्ट्स, दे आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, दे आर कंट्रोलिंग द एजुकेशनल सिस्टम. नंबर 2 जो बड़ा उनको एज है इस वक्त वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इवन यूएस में दे हैज द एक्सेस, नॉट एक्सेस बट आई वुड से दे हैव द कंट्रोल. फिर बड़ी चीज़ ये है सर, उनका मीडिया में एक बड़ा रोल है और मीडिया आपको पता है कि इट इज इंडीड मैनिपुलेट यू, इट गिव्स यू अ सच को झूठ और झूठ को सच प्रूव करता है.
और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, वो है उनका इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने पिछले अरसे में देखा यूएई में कुछ हुआ, 1-2 साल से जो डेवलपमेंट इंडिया और यूएई के दरमियान आप देख रहे हैं, तो आउट ऑफ 9 million population of UAE, there are 3.7 million Indians. They are in the UAE, and top businesses, they are in the control of the Indian for that matter. Within India, क्योंकि आपने इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की बात की, तो गुर्बत तो है, आई मीन द पॉवर्टी इज देयर, ह्यूमन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सारी चीजें, बट साइड बाय साइड दे आर मेकिंग यूज ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड दैट इज थ्रू दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वो क्या है कि वो क्रॉप्स जो आज से पहले उनकी यील्ड बड़ी लो थी, वो बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि 30% तक इंक्रीज भी बात जगहों पे नोट की गई है, फ्रूट्स में, क्रॉप्स में, वो सारी चीजें। अब हमारे यहाँ स्टेटस को चल रहा है कि वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, नो चेंज। हालांकि हमारी वी हैव द बेस्ट फ्रेंडशिप विद द पीपल चाइना के साथ, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, बट क्या हमने उनसे वो कुछ सीखा? हमने नहीं सीखा सर। हमने ठीक है गाड़ी ड्राइव करना तो सीख ली, गाड़ी बनाना नहीं सीख सके। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को फिश खाना नहीं सिखाना सर, बल्कि फिशिंग करना सिखाना है। और उसके लिए आपकी इनिशिएटिव और फिर डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी, मैं समझता हूँ कि इसमें वो बेसिस मौजूद हैं कि हम स्टेक्स बढ़ाएं, और स्टेक्स सर सोसाइटी के भी, इंस्टीट्यूशंस के भी और गवर्नमेंट के भी। और खास करके मैं ये समझता हूँ कि वो लोग अहले दानिश जो हमारे, जैसे आपने एक इनिशिएटिव लिया रिटायरमेंट के बाद, यू कुड हैव ऑप्टेड टू गो के रिलैक्स जिंदगी गुजारूं, तो मैं ये समझता हूँ। चाइना में मुझे एक्सपीरियंस हुआ सर, एनडीयू चाइना में मैं गया, तो वहां पे मैंने देखा कि उनके रिटायर्ड जर्नल्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, रिटायर्ड एम्बेसडर्स और अपने अपने शुबे के लोग जो थे, वो सारे के सारे बैठते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से स्टूडेंट बुलाए हुए थे, स्टूडेंट्स बल्कि सीनियर लोग जो सिंपोजियम कराते थे, और वो चाइना के बारे में प्रेजेंटेशन या मुख्तलिफ एस्पेक्ट का, वो फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, उस पर प्रेजेंटेशन लेते थे। और वो लोग बोलते नहीं थे, वो चुप करके बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। देन आई क्वेश्चन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर कि ये क्या, हु आर दीज पीपल? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं कि जो सबका चाइना के बारे में एक इम्प्रेशन और अपने अपने मुल्कों के बारे में जो एक नई वेव्स चल रही है या डेवलपमेंट के मॉडल चल रहे हैं, तो जब ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो दिस पीपल दे नोट डाउन एंड देन दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। और वो पॉलिसीज लेके चाइना, जो कि आपने कुछ अर्सा पहले देखा, इट वाज अ क्लोज कंट्री, टुडे इट इज नॉट ओनली मैचिंग द डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज ओवरटेक्स। So this is indeed what I wanted to say, sir. अदर साहब कुछ आप फरमाना चाहेंगे एंड में? बस मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटीज का हमने हाल देख लिया है, मोस्टली बिकॉज ऑफ HEC। द ओनली वे आउट इज कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें और उनके हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करें, वहाँ से फंडिंग आएगी, वहाँ से बच्चे सीखेंगे। इंक्यूबेटर्स में काफ़ी काम हो रहा है, उनको इनकरेज करना चाहिए। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। थैंक यू। पहला स्टेप ये था कि लोगों को अवेयरनेस होती। अगर कोई साहब या साहबा को बात पूछना चाहें पैनलिस्टों से तो मोस्ट वेलकम, फिर हम उसको वाइंड अप करते हैं। एनीबॉडी? राइट जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और रबिया ने ये हफ्ता बड़ा अच्छा गुजार दिया है, घरों में बैठे आराम से बैठे हैं। वो डॉक्टर रफी शाह से जब आप बात करते ना रजिस्टर्स की, सॉरी अपना डॉक्टर खान साहब बात कर रहे, तो मुझे बात याद आ गई, हंसना था। आज से 5 साल पुरानी बात है, मैं यूनिवर्सिटी में गया विदाउट नेमिंग, तो उनके वीसी मेरे जानने वाले थे, बड़ी इज्जत से बिठाया, सारी फैकल्टी बिठाई है वो, तो लोगों ने बड़ी आराम से मेरी बात सुनी। मैं यूनिवर्सिटी प्लस की बात कर रहा था। तो जब वो किसी काम से 20 उठ के चले गए, तो एक साहब मेरे ऐसे गुस्से में बोले, आपने किस से PhD किया हुआ है? मैं कही जी मैंने तो PhD किया, मैंने कहीं बोला है, कहीं लिखा है, डॉक्टर लिखा है? मुझे तो गलती से कहते नहीं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं कही जी दिखा दे, आप बातें तो PhD वाली करता है। मैं कही जी वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उनका ख्याल ये था कि मैं क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जो उसको आज कर रहे हैं वो बाकायदा मुझे हर जगह, कराची में हर जगह रजिस्टर्स मिली मुझे कि आप ये क्यों कह रहे हैं। मैं फिक्र था इट्स नॉट डिमांड ड्रिवन एजुकेशन, और डॉक्टर रफी ने बिल्कुल वो बात बता दी, करिकुलम बता के
शायद मैं इतना क्रूड नहीं हो सकता, डॉक्टर रफी ने बता दिया। मैं हमेशा बड़ा सेफ यूज करता था, लेकिन शायद मेरी गलती थी, मुझे उस वक्त क्रूड होना चाहिए था। लगता था ये डिमांड ड्रिवन, आप गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ना पढ़ाए। तो अब तो मैं कहता हूँ जो डैमेज होना तो हो गया, लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूँ। हमें सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए, और आप यकीन जाने अगर आप सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। ओके जेंटलमैन, लेडीज जेंटलमैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। अभी रबिया कल आपका 8:30 पे गालिबन आपका, रबिया 8:30 पे कल जी आपका सर, इंशाल्लाह कल 8:30 पे है। और 8:30 पे जी तो सर, रबिया का रहता है कोई डिजिटल केक काटने का, पता नहीं कैसे काटेंगे कि, तो वहां में बैठी है, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, कौका लोग बैठे हैं, तो चले देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, इंशाल्लाह जिंदगी तो कम मुलाकात होगी। खुदा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रबिया, थैंक यू ऑल, थैंक यू so much.